तो आगे कंटिन्यू करते हुए अब आता है अगला पर्सन जो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की सबसे पहले तो कोटेशन, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। इसका क्या मतलब है? ये तुम्हारे एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है, मतलब जो तुम तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी रेलिवेंट है। जो चीज मैं आपको तैयारी के टाइम बार बार बोलता रहता हूँ ये उसी से जुड़ी हुई चीज है। क्या बोलता रहता हूँ बार बार? हाँ जी, कोई गेस करना चाहेगा इसका क्या मतलब है? रिपीट। विनय जी एक बात, आपकी आवाज कट गई। देखो, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। कोई चीज को अगर आप बार बार करते हो, कोई चीज को अगर आप बार बार परफॉर्म करोगे, बार बार ये तुसी परफॉर्म करोगे, तो ये बार बार परफॉर्म करने से क्या होगा, वो चीज की आपको धीरे धीरे परफेक्शन आने लगेगी। तो परफेक्शन आने से क्या होगा, फिर जो ये परफेक्शन, ये एक्सीलेंस परफेक्शन यही है, फिर ये कोई एक सिंगल एक्ट नहीं है, ये आपकी एक हैबिट है जिसे आप रोज परफॉर्म कर रहे हो। तो यही चीज मैं आपको एग्जाम के लिए बोलता हूँ कि जितनी बारी हो सके उतनी बारी रिवाइज करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बार बार चीजें सॉल्व करते रहो, क्योंकि जितनी बारी तुम करोगे हर बारी एक लेवल और अप हो जाओगे तुम। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें अल्टीमेटली एक्सीलेंस मिलेगी। क्लियर है? तो ये एरिस्टोटल ने बोला था। तो एरिस्टोटल जो था बेसिकली ये आपके प्लेटो का आगे फर्दर स्टूडेंट था। ठीक है, इन्होंने, उन दोनों ने भी वर्च्यू के कंसेप्ट बताए थे, इन्होंने वर्च्यू को और थोड़ा सा आगे एक्सपैंड किया। सबसे पहले सोक्रेटिस ने बोला था कि किसी को वर्च्यूज बताना है बस उसकी इंफॉर्मेशन दे दो। उसके बाद प्लेटो ने बोला था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा, उसकी अच्छाई और बुराई भी बताओ कि क्यों करना है, उसका रीजन उसे पता चले। इसने और आगे एक्सपैंड करते हुए ये बोला कि जो पर्सन है उसे उस चीज की प्रैक्टिस में डालो जो उसका तुम वर्च्यू बनाना चाहते हो। ठीक है, सिर्फ उसकी नॉलेज उसे एथिकल नहीं बनाएगी, उसे गुड नहीं बनाएगी, उसे बाकी चीजों से कनेक्ट करना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स, मॉरल्स, इन्हें कैसे कनेक्ट करना है वो आना चाहिए। वो सिर्फ प्रैक्टिस और रियल लाइफ में डाल के ही हो सकता है। ठीक है, और हर बारी जब वो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसके बाद वो उसमें और इम्प्रूवमेंट भी करेगा, और ज्यादा चेंजेस करेगा, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी करेगा। तो इसके कारण उसकी ये जो वर्चुअस पर्सन होता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, वो अच्छे गुण उसमें पक्के हो जाएंगे। क्लियर है? ये वर्चुअस की इन्होंने डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल ने लॉजिक बारे क्या बोला। लॉजिक का क्या मतलब होता है? सुनते हो लॉजिक बारे? लॉजिक क्या होता है? देखो, लॉजिक का ये मतलब नहीं है, लेट्स सपोज लॉजिक इस चीज से जज नहीं हो सकता किसी बंदे को किसी चीज की कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बंदे को लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी या वायरिंग कैसे होती है उसकी नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लॉजिक नहीं पता हो सकते। लॉजिक का सर वे मतलब ऑफ है, थिंकिंग ना रिलेट कर सकते हैं? हाँ जी, जी, वे ऑफ थिंकिंग से लॉजिक को रिलेट कर सकते हो। क्योंकि एक जो लॉजिकल पर्सन होता है, देखो एक होता है जिसे नॉलेज है किसी चीज की। नॉलेज तो तुम रैंडमली किसी भी चीज को पढ़ोगे, तुम्हें उस चीज की नॉलेज आ जाएगी। लॉजिक वाला बंदा उसके अंदर के सवाल भी सोचेगा कि ये चीज हुई तो क्यों हुई और कैसे रोका जा सकता है, कुछ भी। तो वो उसे इन्वेस्टिगेट करेगा, क्लासिफाई करेगा, और फिर उसे इवैल्यूएट करेगा अच्छे और बुरे में, रीजन देते हुए। ये होता है एक लॉजिकल पर्सन। ये एक लॉजिकल पर्सन है और एक नॉलेजेबल पर्सन में फर्क है।
हम कहते हैं कि इस बंदे की बात में लॉजिक है। लॉजिक का मतलब है कि तुम एक्चुअली उसका पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट उसकी बात में समझ सकते हो। उस बंदे ने एक्चुअली उसकी गहराई तक चीजें समझी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिस्टोटल ऑन एथिक्स। एरिस्टोटल ऑन एथिक्स का मतलब है, एरिस्टोटल ने एथिक्स बारे क्या बोला? एथिकल कौन सा पर्सन होता है? एथिकल का मतलब होता है वो बंदा जो, किसी का माइक ऑन है, मैं कर दी बंदा। हाँ, एथिकल पर्सन कौन होता है? एथिकल वो बंदा होता है जो लोगों का अच्छा बुरा जानता है। अच्छे बुरे जानने से ये मतलब नहीं है कि तुम कोई काम बुरा कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो, सिर्फ एक काम से जज नहीं करोगे। एरिस्टोटल के मुताबिक अल्टीमेटली जो तुमने काम किया उसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है। अगर वो एंड रिजल्ट अच्छा है तो तुमने कोई भी काम किया वो सारे अच्छे हो गए। अगर एंड रिजल्ट अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव है, तो फिर सारे तुम्हारे काम किए हुए भी बुरे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अल्टीमेट एंड ऑफ द मैन तक जाना है। इसमें एक बंदे की हेल्प लॉ, एजुकेशन, ये सब कुछ करता है। ठीक है, क्लियर? एक राइट एटीट्यूड चाहिए ताकि बंदा बिना फियर और कॉन्फिडेंस होल्ड करते हुए एक एथिकल काम कर सके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद कोई काम स्टार्टिंग में लोगों को पसंद ना आए। लेट्स सपोज कोई एरिया था, उस पूरे एरिया के रेजिडेंट्स के लोगों का तुम घर तोड़वा रहे हो, लोग वहां से जाना नहीं चाहते, पर तुम उन्हें यहां से शिफ्ट करके कहीं और भेज रहे हो। आज शायद उन्हें लग सकता है कि हमें हमारी जगह से उखाड़ा जा रहा है, क्यों उखाड़ा जा रहा है, और वो तुम्हें बुरा भला भी कहें। पर नई जगह पे लेट्स सपोज तुमने पहले तो घर बना के दिए, दूसरा जो ओरिजिनली जगह थी तुमने उन्हें वहां से इसलिए उखाड़ा है क्योंकि वो जो घर थे वो सारे अर्थक्वेक प्रोन थे, कि मतलब कच्चे घर थे, अर्थक्वेक आएगा तो टूट जाएगा, तो वो पुराने घरों में तुम रहने नहीं दे सकते, और वो इलाका भी सेंसिटिव था अर्थक्वेक से। तो जब कभी अर्थक्वेक आया और तुमने देखा कि जो लोग लेट्स सपोज पीछे 10 को घर वाले किसी जिद करके गए ही नहीं, वो बाकी सारे शिफ्ट कर गए, चाहे आपको बुरा भला बोला पर उन्होंने शिफ्ट कर लिया, ये सारे बच गए। फिर ये सारे आपके काम की तारीफ करेंगे क्योंकि उन्हें पता चलेगा जब ये कि ये 10 के परिवार में कुछ लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि वो उन घरों में थे जो कच्चे थे और अर्थक्वेक के कारण मारे गए। तो दिखने में लग सकता है कि तुम पहले लोगों का घर उजाड़ रहे हो, उन्हें जबरदस्ती दूसरी जगह भेज रहे हो, सब कुछ, पर अगर एंड रिजल्ट अच्छा है तो तुम्हारा सारा काम अच्छा है। ठीक है, अगर एंड रिजल्ट नहीं अच्छा तो फिर सारा काम ही बुरा था। क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? अब हम अपनी जितनी भी पर्सनालिटी के ट्रेड्स होते हैं वो हम कैसे डेवलप करते हैं, वो एरिस्टोटल ने समझाया है थ्योरी ऑफ मीन के थ्रू। तो कभी भी किसी ऐसे में पर्सनालिटी ऐसी चीजों को डिफाइन करना है, थ्योरी ऑफ मीन यूज कर सकते हो। थ्योरी ऑफ मीन में क्या होता है, एक फैक्टर के अगेंस्ट हम दूसरा फैक्टर डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज से बंदे को डर लगता है और उसे उस चीज का बार बार सामना करना पड़ रहा है, तो ओवर द टाइम खुद करेज जुटाएगा उसका। ठीक है, ऑपोजिट गुण खुद पैदा करना पड़ता है जब किसी बंदे को कोई चीज बार बार फेस करनी पड़ती है। ये है थ्योरी ऑफ मीन। कि एक चीज, थ्योरी ऑफ मीन में क्या है कि मतलब तुम एक चीज के थ्रू किसी को पुट करोगे, एंड रिजल्ट अपने आप ठीक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के ऊपर आपके पहले भी यूपीएससी में ऐसे आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं।
एथिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब सिर्फ यूपीएससी में ऐसे नहीं, किसी स्टेट सर्विसेज में भी ऐसे आ सकता है। हैप्पीनेस होती क्या है तुम्हारे मुताबिक? एक खुश इंसान कौन है? केड़ा बंदा खुश है थोड़े मुताबिक? जो मन तो खुश है सर। बिल्कुल, जो मन तो खुश है, जो खुद खुश है वही खुश है। तुम्हारी हैप्पीनेस हमेशा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता सारा दिन लोग तुम्हें क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। अगर तुम उनकी बातों को अपने मन पे पहुंचने दे रहे हो तो तुम खुद दुखी हो जाओगे। खुद ही ज्यादा सोच लोगे तब भी खुद दुखी हो जाओगे। तुम्हारी खुशी तुम्हारे ऊपर है। तो अगर जैसे कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, अपने आप खुशी मिलेगी। वो इसलिए कहते हैं कि जब तुम इधर उधर हर साइड पे नेगेटिविटी गैदर करते रहते हो तो तुम्हारी खुशी अपने आप चली जाएगी। अगर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू करोगे तो अपने आप खुश हो जाओगे। और ये छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना कैसे कर पाओगे? जब तुम एक वर्चुअस पर्सन होगे, वर्च्यूज होल्ड करोगे। वर्च्यूज का मतलब है एक मॉरल वाले पर्सन होगे। मॉरल वाले, एक सच्चे इंसान को पता है कि वो सही है, तो उसे कभी किसी चीज की फिक्र नहीं होगी कि क्या होगा। लेट्स सपोज एक बंदा करप्ट नहीं है, उसे कभी भी ये चीज का डर नहीं होगा कि विजिलेंस कभी आ तो नहीं जाएगी। वही झूठे ने अगर कहीं पे कोई झूठ बोला है, उसे हमेशा डर लगा रहेगा मेरे झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा। तो ये चीज हैप्पीनेस सिंपल चीज में है। जितना तुम सिंपल रहोगे और अपने आप से सेटिस्फैक्शन रखोगे, जो है उसमें सेटिस्फैक्शन रखोगे, तुम खुश रहोगे। ठीक है? कभी भी, और एरिस्टोटल ने भी वही बुद्धा वाली बात बोली है, एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो, एक्सेसेस को। बुद्धा ने एक हैप्पीनेस का रास्ता बताया था, वो था मिडिल पाथ। वो इसने भी बताया। मिडिल पाथ का क्या मतलब है कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो, खुशी बेसिकली ये नहीं है कि हर टाइम हंसते रहो खुश रहो, वो वाली चीज नहीं है। खुशी इस चीज में है कि क्या तुम मिडिल पाथ पे जा पाओगे और उस पे रह पाओगे, वो खुशी है। अब ये मिडिल पाथ है क्या? बेसिकली मिडिल पाथ है कि अगर लेट्स सपोज कोई आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी सिचुएशन आती है, तो ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा जश्न मनाने लग गए। उस टाइम पे भी अपने आप को कंट्रोल करो, जश्न ना मनाओ। दूसरी साइड पे ऐसी सिचुएशन जहां पे दुख है, उसे भी हद से ज्यादा दुख ना मनाओ, क्योंकि दोनों फेसेस ने कभी ना कभी निकल जाना है। ठीक है? तो ये है आपका मिडिल पाथ, जो बुद्धा ने भी बोला है और इसने भी रिपीट किया। क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब आगे कोट्स ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के कोट्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो किसी कोट में डाउट है तो मुझे बताओ। हाँ जी, किसी में डाउट नहीं? नेक्स्ट पर्सन इज इमैनुअल कंट। रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। तुम्हें खुश रहने के लिए क्या चाहिए? समथिंग टू डू, समवन टू लव, समथिंग टू होप फॉर। खुश रहने के 3 मंत्र उसने बताए हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, इसका क्या मतलब है? रूल्स ऑफ लव, समथिंग टू डू, समवन टू लव, समथिंग टू होप फॉर। ठीक है, तो मैं इसके बाद विनय जी आपका डाउट भी ले लेता हूँ। सम देखो, इसका अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? खुश रहने के लिए तुम्हारा लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई काम है, सारा दिन फ्री नहीं हो, कोई भी मतलब पढ़ाई भी काम है अपने आप में, कुछ भी जिस चीज में तुम अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो, तो तुम्हें जब तुम वो काम कर लोगे, दिन का एंड होगा, तुम्हें हमेशा सेटिस्फैक्शन होगी। जो काम कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड भी रहो, जितना भी कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड रहो। समथिंग टू लव, किसी चीज से प्यार होना चाहिए। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नेचर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि तुम्हें अगर किसी चीज की चाह है, अपने सपने भी हो सकते हैं, तो तुम्हें उनमें अपने आप अपना पर्पस दिखेगा। और लास्ट, समथिंग टू होप फॉर। लाइफ में हर टाइम होप होनी बहुत जरूरी है, उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर ये लगता है कि उम्मीद ना हो, तो वो लाइफ का अपने आप ही पर्पस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैंने करने कहा है कि लाइफ में ये 3 चीजें करो, अपने आप लाइफ सही रहेगी। तो इमैनुअल कंट के बारे में एक चीज और भी जरूरी है, और खासकर जब आपके पेपर में आपको कभी भी डिसिप्लिन के ऊपर क्वेश्चन लिखना हो, इमैनुअल कंट से बेटर एग्जांपल नहीं है डिसिप्लिन में। इमैनुअल कंट ऐसा पर्सन था जिसका सारा दिन, पूरी इसकी लाइफ, एडल्टहुड की बात हो रही है, रूटीन इसका हमेशा सेम रहा है। ये इसका काम के प्रति और इसकी पूरी लाइफ के प्रति मोनोटोनस भी मान सकते हो कि बोरिंग रूटीन है, पर रोज सेम चीजें ये सेम टाइम पे परफॉर्म करता था। इसने पूरी लाइफ अपनी ऐसे ही जी है। ये माना जाता है कि इमैनुअल कंट जब कहीं से, मतलब ये क्या काम कर रहा है, उससे लोग एक्चुअली टाइम बता सकते हैं कि दिन में टाइम कितना हो रहा है। अगर इसने किसी गली से, लेट्स वो साइकिल चलाता जाता था, ये किसी गली से इसने 12:10 पे निकलना है, तो ये 12:10 से ही यहां से पास कर रहा होगा, ना मिनट पहले ना मिनट बाद में। ये पूरी लाइफ इस डिसिप्लिन के साथ जिया। बोरिंग कह सकते हो, ठीक है, कि कभी कोई चेंज ही नहीं था, पर अगले के प्रिंसिपल्स थे, किसी के ऊपर जीना है उसने, और उसी के ऊपर उसने काम किया। ठीक है, तो इसलिए उसने कभी शादी भी नहीं की, बिकॉज डिपेंडेंसी ना रहे। ठीक है, तो इमैनुअल कंट ने हर चीज की इंफॉर्मेशन, मतलब लेट्स सपोज दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्यों आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सब कुछ जानने की। इमैनुअल कंट ने कहा है कि अगर आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, उस चीज के बारे 3 सवाल पूछो। उस चीज बारे भी, किसी पर्सन बारे भी, कुछ भी। व्हाट कैन आई नो, मैं उस चीज या उस पर्सन बारे क्या जान सकता हूँ। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना पड़ेगा उसे या उस चीज को जानने के लिए। व्हाट मे आई होप फॉर, और जब मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं इससे क्या उम्मीद लगा सकता हूँ, इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या मिलने वाला। अगर आप ये 3 चीजों में अपनी लाइफ को क्लासिफाई कर पाओ, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को क्लासिफाई कर पाओ, उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले क्या जान सकते हो वो पता करो, फिर क्या कर सकते हो जो जानकारी जहां नहीं है उसे पाने के लिए, और आखिरी में व्हाट मे आई होप, क्या उम्मीद रख सकते हो जब ये सारी जानकारी तुम्हें मिल गई। ये सारी चीजों के अगर हो गया, तो वो अपने आप सही रास्ते बढ़ जाएगा। ठीक है, सारी चीज क्लियर है। तो इसी चीज को ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म में उसने डाला है। ये उसकी थ्योरी आप कहीं आंसर में या इससे में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पीसीएस के आपको प्रीलिम्स में भी आ सकती है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म क्या होता है। कंट ने बोला कि 2 चीजों में हमारा फर्क है। एक चीज है जिसका तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो, और दूसरी चीज है जिसका तुम्हें कभी भी कोई एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। जिसका एक्सपीरियंस हो सकता है उसे कहते हैं कि वो नेचुरल या ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड में हो सकता है, मतलब जिस चीज को तुम छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, या स्टडी कर सकते हो, मतलब देख के अपनी सेंसेस के थ्रू, मतलब टचिंग भी एक सेंस है, तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। दूसरा है जिसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जैसे कि सुपर सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स या गॉड हो गया या सोल हो गई, इनके बारे हम कभी भी डायरेक्टली जानकारी नहीं ले सकते।
तो आपका फोकस सिर्फ उन चीजों पे होना चाहिए जिनके बारे में एक्चुअली आपको जानकारी मिल सकती है, और उन्हें जानने के लिए उन्हें ऑब्जर्व करो। सबसे पहले यही क्वेश्चन, व्हाट कैन आई नो, देखने से या महसूस करने से क्या तुम्हें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हें पता चला और जो तुम्हारे डाउट्स रह गए उसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करो, और हर कैटेगरी में ये पूछो कि मैं क्या कर सकता हूं इस कैटेगरी को जानने के लिए, ठीक है। हमें रैशनली एक्ट करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका आंसर हो ही नहीं सकता। रैशनली हर चीज का आंसर है, और जब तुम्हें उसकी जानकारी मिल गई, सेटिस्फैक्शन तो होगी होगी, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली व्हाट मे आई होप फॉर, तुम्हें क्या इसके बाद उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपकी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की थ्योरी का पूरा पार्ट है। अब मैं विनय जी का कोट क्लियर कर दूं, उन्होंने जो मुझसे पूछा था, डेमोक्रेसी इज व्हेन द इंडिजेंट एंड नॉट द मेन ऑफ प्रॉपर्टी आर द रूलर्स। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही सुंदर कोटेशन है जो आप कई जगह मेंस में भी यूज कर सकते हो, और एक्चुअली आपको पीसीएस के प्रीलिम्स में भी आ सकती है। बहुत ही अच्छी कोटेशन है, ऐसे का हेडिंग भी बन के आ सकती है एक्चुअली। डेमोक्रेसी इज व्हेन द इंडिजेंट, इंडिजेंट कौन होते हैं? इंडिजेंट का मतलब होता है नीडी, जो जिन्हें एक्चुअली जिनके पास रिसोर्सेज की डी अर्थ है, कमी है, ठीक है। अगर वो रूलर्स हैं तभी प्रॉपरली डेमोक्रेसी चल सकती है। देखो अगर तो डेमोक्रेसी सिर्फ अमीर चलाएंगे, वो तो एक तरह से ओलिगार्की बन जाती है, ठीक है। तो ओलिगार्की क्या होता था? हाँ जी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ओलिगार्की क्या होता था? ओलिगार्की क्या होती थी? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑन अ कंट्री। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जिनका सारे रिसोर्सेज और कंट्री, अल्टीमेटली कंट्री सारे रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है। तो देखो अगर अमीरों के हाथ में, देखो पहले उनके पास मॉनेटरी पावर है, अगर पॉलिटिकल पावर भी उनके पास लग गई तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? वो तो हर चीज अपनी मनमर्जी से करने लगेंगे। अगर तुम चाहते हो लोगों की विल रिकॉग्नाइज हो, तो तुम्हें सबसे पहले उन्हें पॉलिटिक्स में लाना जरूरी है जो किसी ना किसी तरीके से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, गरीब जैसे पिछड़े हुए हैं। और ओरिजिनली जो, अगर तुम्हें कास्ट सिस्टम का कभी क्वेश्चन आता है तो तुम मतलब यूपीएससी ने जैसे कास्ट सिस्टम की भी जस्टिफिकेशन पहले पूछी हुई है कि क्या कास्ट सिस्टम में, कास्ट सिस्टम की सॉरी जस्टिफिकेशन नहीं, रिजर्वेशन की जस्टिफिकेशन, कि क्या रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर भी पूछा हुआ है। तो वहां पे हम रिजर्वेशन, देखो पहले तो सरकार के अगेंस्ट तुम कभी स्टैंड नहीं ले सकते, तुम्हें उस पॉलिसी को अल्टीमेटली सपोर्ट करना है। वहां पे ये कोटेशन फिर यूज हो सकती है, क्योंकि हमने पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन इसीलिए दी थी बिकॉज उन्हें कभी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हिस्टोरिकली मिली। तो इंपॉर्टेंट था आपके शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सबको आगे लाया जाए। पंचायती राज में वुमेन को भी इसलिए रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है क्योंकि वो नीडी हैं, उनकी जरूरतें हैं जो वैसे शायद अमीर लोग हमेशा इग्नोर करते हैं या पावरफुल लोग इग्नोर करते हैं। पर अगर वो डेमोक्रेसी में उनकी प्रेजेंस है, उनकी आवाज है, तो कोई भी जो गद्दी पे बैठना चाहता है उसे उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। क्लियर है? ये उससे मतलब है। विनय जी क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ जी सर, पंचायत में मिसयूज तो करते हैं, पर कोटेशन का जो मतलब है वो समझाना जरूरी है कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिली है, वो पॉजिटिव चीज भी है। नेक्स्ट, इमैनुअल कंट के कोट्स में से किसी को कोई डाउट? नहीं?
तो नेक्स्ट इज थॉमस होब्स. Government is necessary, but not because man is naturally bad, but because man is by nature more individualistic than social. इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है. इसके ऊपर पहले यूपीएससी में ऐसे आ भी चुका है. किसी और मतलब ऐसे फिर चीजें थॉमस होब्स जैसी की स्टेटमेंट्स पीसीएस जैसों की प्रीलिम्स में भी आ सकती है. क्या मतलब इसका? हाँ जी, क्या मतलब है इसका, इस कोटेशन का? देखो कि गवर्नमेंट कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी, कोई ना कोई एक गवर्नेंस का सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरी सोसाइटी को चलाए. ऐसा क्यों? क्योंकि थॉमस होब्स का मानना है कि इंसान जो नेचुरली मतलब इन नेचर जो इंसान है, मैं ये भी बताता हूँ, इंसान नेचर में सेल्फिश है. ठीक है, तो हम क्या होता है जब हमें बिल्कुल ही नेचर में ओपनली छोड़ दिया जाएगा. यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसमें यही लिखा हुआ है, मैं ये दोनों चीजों में यही लिखा है. ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में हम कैसे होते हैं और क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी चाहिए, ये इस कोटेशन से समझ आ जाएगा. तो जो आपकी गवर्नमेंट है, इसका काम क्या है कि देखो जो इंसान है, अगर कोई सरकार ना हो, हम इतने सेल्फिश एनिमल्स हैं बाय नेचर कि हम एक दूसरे का मर्डर कर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. तो हमें जो सोशल कैरेक्टर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हंगर गेम शुरू हो जाती है बिल्कुल. ठीक है, दूसरे तौर पे जैसे कोई एपोक्लिप्स की कोई मूवी होती है जहाँ पे सब सरकारें सब तबाह हो गया, और मूवीज में देखा करो लोग आपस में लड़ ही रहे होते हैं, पीस ही खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि हम थॉमस होब्स के मुताबिक नेचर में ही इतने सेल्फिश हैं कि सबसे पहले हम अपना ही करेंगे, बाकी सबकी कहीं परवाह नहीं होगी. इसलिए सरकार जरूरी है ताकि वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवा सके हमें. अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कोई साइन नहीं करते, ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो साइन होता है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है किसी ऐसी चीज को मानना, जो मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मानना जो आपके ऊपर रहे. अब आप गवर्नमेंट के साथ, चलो गवर्नमेंट डायरेक्टली वर्ड यूज करके करते हैं, अब आप गवर्नमेंट के साथ एग्री करते हो कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं अपने ऊपर रिस्ट्रेन लगाने का हम काम करेंगे. रिस्ट्रेन लगाने से क्या होगा कि मतलब एक तरह से तुम सरकार को कह रहे हो कि सरकार के साथ बार्गेनिंग कर रहे हो. लेट्स सपोज सरकार से तुम पूछ रहे हो कि तुम हमें क्या दोगे. यही कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ एग्री करती हैं. सरकार कहेगी हम तुम्हें लाइफ प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें जैसे जीना है जियो, हम तुम्हें वो गारंटी करेंगे. तो तुम्हें लगेगा ठीक है, इसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा. सरकार कहेगी कि तुम्हें अपने एक्शंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, किसी की चीज चोरी नहीं करोगे, किसी का मर्डर नहीं करोगे, ये तुम्हें भी करना पड़ेगा. तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. हम हर इंसान के साथ जो भी सोसाइटी में रहता है उसके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखने की पावर तभी आती है जब हम एक्चुअली इसे इन्फोर्स करवा पाए. और इन्फोर्स तभी करवा पाएंगे जब कोई सरकार, कोई थर्ड पर्सन बैठा होगा इस सारी चीज को ओवरलुक करने के लिए, और जहां पे कोई नहीं अपना बार्गेन निभा रहा उसे सजा देने के लिए. तो ये है इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी. कोई थॉमस होब्स के किसी और कोटेशन पे डाउट? ये सारा जितना ये लिखा है सबका यही मतलब है. ठीक है, तो थॉमस होब्स की कोई आपको नहीं. नेक्स्ट है यॉन पॉल सार्त्रे. एवरी वर्ड हैज कॉन्सिक्वेंसेस, एवरी साइलेंस टू. इसका क्या मतलब है?
हाँ जी, थॉमस क्या वाले सुनिए? ਦੇ क्योट्स ਚ ਸੀਗਾ डाउट। हाँ जी पूछो इस कोट में। सर ਉਹਦੇ सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट। पहले थर्ड लास्ट, अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग एल्स देन कंसेप्शन कॉज्ड बाय स्पीच। ठीक है, देखो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली है क्या? कोई भी चीज जो आप समझते हो, समझते कैसे हो? कोई वर्ड जो बोला गया है, अगर वो वर्ड प्रॉपरली एक फॉर्मेशन में, एक सेंटेंस में बना के बोला गया है, उसकी डिटेल्ड इन डेप्थ मीनिंग समझाया गया है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अपने आप आएगी। अगर जो इंफॉर्मेशन आपको स्पीच के थ्रू दी जा रही है, उसकी कोई कंसेप्शन, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। क्लियर हो गया क्या मतलब है इसका? मतलब वर्ड्स ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ बिल्कुल, ਦੇ किसी ਘਟਣਗੇ। को, हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो किसी को कोई चीज समझ आए, उसे एक्सप्लेन करो, एग्जांपल्स दो, सब कुछ करो, तब जाके वो वर्ड्स का मतलब बनेगा। ठीक है सर। एंड सेकंड लास्ट, फोर्स एंड फ्रॉड आर इन वॉर द टू कार्डिनल वर्च्यूज। कार्डिनल का मतलब क्या होता था? पिछले लेक्चर में बताया मैंने। कार्डिनल का मतलब होता है सबसे जरूरी, जेडे बहुत ही चीज जरूरी हो गए, उन्हें कार्डिनल कहते हैं, कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक वॉर में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी दो वर्चूज हैं, दो चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए? एक है फोर्स, किसी से कोई काम करवा सको, पुश कर सको करने के लिए, और दूसरा है फ्रॉड, जो आपका दुश्मन है उसका फ्रॉड करना बहुत जरूरी है। जो आप दिखा रहे हो और एक्चुअली में भी वही चीज है, तो फिर फ्रॉड कैसा हुआ? तुम्हें अपने आप को, मतलब हर चीज में दिखाते होते हैं ना, कोई धोखा दे देता है कि इधर से हमला होने वाला है, पर हमला किसी और साइड से हो रहा होता है, या कोई कह रहा होता है, मतलब किसी की 5,000 की सेना होगी, आगे जाके बोलते हैं मेरे पास 50,000 की सेना है। फालतू में बढ़ा के क्यों दिखाएगा? तुम्हें फ्रॉड करना जरूरी है ताकि दुश्मन के मन में पहले से ही डर बैठ जाए और उसका हौसला वहीं टूट जाए। ਸੇ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ? हाँ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੋਨੋਂ क्योट्स यूज ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ है ना? ये तुम्हारे एसे के हमेशा हेडिंग्स बन सकती होती है, वैसे कहीं यूज नहीं हो ठीक है सकती। सर। सर एक लास्ट वाला भी दस्यो। वर्ड्स आर द मनी ऑफ फूल्स। देखो ये बोला जाता है ना कि जितना कोई मूर्ख इंसान होता है वो उतनी ज्यादा बातें करता है, फालतू में कुछ भी बोली जाएगा। जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, वो उतना लाइफ में क्वाइट होता जाता है, वो उतना कम बोलता है, क्योंकि फूल्स हमेशा अपने आप को सही साबित करने के लिए ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। जिसे नॉलेज है उसे पता होगा ये बंदा गलत बोल रहा है, वो तब भी आगे से कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे अपनी नॉलेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ना किसी और को करेक्ट करने की जरूरत है। ये आप हमेशा देखोगे, जब आप में जैसे जैसे उम्र में विद टाइम नॉलेज बढ़ती जाती है, अगर बढ़ाओगे, जो जरूरी है, तो तुम्हारा बोलना अपने आप कम हो जाएगा। मतलब फालतू में कभी नहीं बोलोगे, अननेसेसरी। ठीक है, काम है तभी बोलोगे, नहीं तो बंदा ज्यादा टाइम चुप रहने लग जाता है, क्योंकि लोगों से बहस करना फालतू लगता है कि बहस करके करना क्या है जब उन्हें भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा बोलने वालों को तभी सबसे ज्यादा मूर्ख समझा जाता है। क्लियर है? हाँ जी सर। यों पॉल सार्टे ना एक बड़ा ही नेगेटिव पर्सन था। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में सुसाइड कमिट किया आखिरी में। तो इस बंदे को किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए इसने एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी भी दी है। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है कि तुम्हारा लाइफ में हर चीज, मतलब तुम्हारी लाइफ में कुछ भी है, वो तुम्हारी चॉइसेस पे है।
तो तुम्हें नेचर ने अल्टीमेट फ्रीडम दी है कि तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो तुम्हारी चॉइसेस कारण हो रहा है। अगर आज तुमने पढ़ाई नहीं की, आज क्या चलो महीना निकल गया पढ़ाई नहीं की, तो तुम्हारी चॉइस थी कि तुमने पढ़ा नहीं, ठीक है। किसी दिन क्लास है या नहीं है, तुमने पढ़ाई की है या नहीं की, अपनी तरफ तुम कितनी चॉइसेस निभा रहे हो वो सबसे जरूरी है। अगर तुम चॉइसेस को प्रॉपरली नहीं पूरा कर रहे, मतलब अपनी चॉइसेस को राइटली नहीं चूज कर रहे, तुम अल्टीमेटली अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसे डिफीट कर दोगे। हर चीज हर सिचुएशन में आपके पास 3 चॉइसेस तो होती ही होती हैं, कि कुछ भी ना करो, उस सिचुएशन से भाग खड़े हो जाओ, या रिस्क लो और कुछ करो। या तो कुछ भी ना करो, या कहो कि छोड़ो यार खत्म करते हैं, या करेंगे चाहे जितना मर्जी रिस्क है। और इन्हीं के बेसिस पे आपकी लाइफ डिसाइड होगी कि आप किस साइड को जा रहे हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये यहाँ पे समरी में, मैन इज नथिंग एल्स बट दैट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, ये चीज याद रखना। ठीक है, मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, ये यूपीएससी की एसए की स्टेटमेंट रह चुकी है। यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरीज एसए में पूछने के लिए, और आजकल तो खैर उनके भी प्रीलिम्स में एक आधा क्वेश्चन आने लग गया, तो पीसीएस के तो प्रीलिम्स में आता ही है। तो ये सब्जेक्ट की एक एक लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी डाउट होता है ना, वो लाइन भी अगर पिछले लेक्चर में भी कोई लाइन पड़ी है वो साथ के साथ क्लियर कर लो, क्योंकि हर लाइन का क्या डीप मीनिंग है वो समझ आना चाहिए। तभी ऐसे भी लिख पाओगे, 1000-1200 वर्ड लिखने हैं वो तभी लिख पाओगे अगर पता होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ये फ्रीडम ऑफ ह्यूमंस में भी यही है कि हमारे पास पूरी आजादी है, जो मर्जी चॉइस ले लें। भगवान जैसी इसने बोला कोई चीज नहीं होती, यहाँ पे इसका मतलब लाइफ में नेगेटिव कैरेक्टर शुरू हो गया था कि भगवान जैसे कोई चीज नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, कुछ नहीं है। हम जो हैं अपने कर्मों के कारण है। अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है हमारे कर्मों के कारण हो रहा है, अगर लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है वो भी हमारे कर्म है। कर्म कुछ नहीं है, कर्म वो सारी चॉइसेस हैं जो अपनी लाइफ में बनाई है और आगे भी बनाओगे। क्लियर है? इसके बाद इसके कोट्स आगे, किसी इसके कोट में कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? तो फर्स्ट बता दीजिए। आई हेट विक्टिम्स हु रिस्पेक्ट देयर एग्जीक्यूशनर। बहुत ही अच्छी कोटेशन है और ये तुम्हारी सरकारों के ऊपर भी लागू होती है। देखो, आई हेट द विक्टिम्स हु रिस्पेक्ट देयर एग्जीक्यूशनर। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया और तुम तब भी उसके साथ हो, तो तुम किसी और से सिंपैथी डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हारे साथ अगर किसी ने कुछ बुरा किया है, तुम्हारे किसी ने कोई तुम्हें डैमेज पहुंचाया है, तुम्हें, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे क्लोज वंस, किसी को भी, और तुम उसके साथ हो, ठीक है, उसका साथ दे रहे हो किसी भी तरीके से, मॉरली सपोर्ट या पॉलिटिकल सपोर्ट, कोई भी टाइप की सपोर्ट, तो आपको कोई सिंपैथी आप डिजर्व ही नहीं करते हो किसी भी बुरी सिचुएशन में, क्योंकि आपने तो खुद ही चूज किया है उससे मूर्ख बनना, अपने आप को डैमेज करवाना, जो मर्जी है। तो वो एग्जीक्यूशनर तो बेसिकली अल्टीमेटली एक विक्टिम, खुद को विक्टिम कह रहे हो, पर ये भी बता रहे हो कि ये जो बंदा है, ये जो एग्जीक्यूशनर है जिसने मेरे ऊपर जुल्म किया, इसे कुछ ना कहो। तो फिर तुम रिस्पेक्ट या तुम्हारे विक्टिम कार्ड कोई प्ले करने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम स्टैंड लेने को तैयार हो उसके अगेंस्ट, तभी फायदा है एक्चुअली ब्लेम करने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं। नहीं तो लिव विद इट। अगर तुम ब्लेम नहीं कर सकते तो वही तुम्हारी लाइफ है, ठीक है। अगर तुम उस बंदे के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकते तो यही तुम्हारी लाइफ है।
सर लास्ट कोट का मतलब ये फिर क्लास वॉर की तरफ हिंट हो रहा है? क्लास वॉर की तरफ नहीं, ये बेसिकली आपकी एक्चुअली ये बहुत ही सुंदर कोटेशन है और वॉर्स के मामले में यूज किया जाता है, देखिए जहां पे सर ये लिटरल वॉर की बात हो रही है? ये लिटरल वॉर की बात हो रही है, ठीक है। इसे तुम और कंटेक्स्ट में भी जोड़ सकते हो, पर ये लिटरली वॉर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसे ये वर्ल्ड वॉर के टाइम से ये सर जो यूएस इराक और सीरिया में बाकी वॉर वो कैपिटलिज्म कर रहा है उस पे हम यूज कर सकते हैं? उनके ऊपर नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं अप्लाई होती है। कहाँ वॉर्स में भी कहाँ अप्लाई होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो फौज में जो ज्यादातर लोग होते हैं, जो मैक्सिमम लोग फौज में भर्ती होते हैं और जो वही अल्टीमेटली शहीद वही होंगे, वो कभी भी अमीर फैमिली से नहीं होते। ये बहुत ही हार्ड रियलिटी है। अमीर और पावर ग्रैब करने के लिए और स्टेटस ग्रैब करने के लिए वॉर्स करवाएंगे। मतलब अगर कोई राजा है, वो राजा क्यों वॉर पे जाएगा? ताकि वो दूसरे राजे को हरा के अपने आप को और ऊपर दिखा सके। पर राजा अपने बेटे को थोड़ी कभी भेजेगा। वो तो उस कंट्री के पीजेंट्स होंगे, जो मजदूर होंगे, वो जाके अल्टीमेटली गरीबों के बच्चे भर्ती हो रहे हैं और वही मर रहे हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा कि सारी फौज में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। पर बहुत बड़ी लोगों की एक फाइनेंशियल मजबूरी के कारण फौज ज्वाइन करते हैं कि पैसा फैमिली की जरूरत है और आर्म्ड फोर्सेस सारी कंट्रीज की वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ज्यादातर वही लोग जो मजबूरी है, जो अमीर, देखो जो अमीर है वो तो अपने बच्चे को बोलेगा कि इतना पैसा है क्या करना है। वो बस वहां पे जो सबसे ज्यादा पैशनेट लोग होते हैं वही आते हैं, उनमें से ज्यादातर छोड़ देंगे, ठीक है। सर यहाँ जैसे यूएस जैसे ड्रोन स्ट्राइक सर करता है अफगानिस्तान में या लीबिया में, सर वो भी फिर पोर ही मरते हैं मेजोरिटी? हाँ बिल्कुल उनमें पुअर मरते हैं, पर ये कोड को जो आज तक यूज आया है ना इसका, ये आपके वर्ल्ड वॉर्स के टाइम से ये कोड बहुत मशहूर हुई है। ये इससे यही था क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स में ज्यादातर ये वो लोग भर्ती हुए उस वॉर्स में भी, और जो शहीद हुए जिनकी फैमिली के पीछे ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास थे ही नहीं, ठीक है। तो ये वहां उस कंटेक्स्ट में हमेशा यूज होती है। तो इसे तुम और किसी कंटेक्स्ट में कैसे यूज कर सकते हो कि कोई भी जो अमीरों के शौक के लिए कोई चीज हो और गरीबों का जिसमें नुकसान हो, वहां पे भी ये यूज हो सकती है। अमीरों के लिए वॉर सिर्फ एक पावर का स्टेटस है, बड़ी कंट्रीज के मामले में भी उनका पावर का स्टेटस है। अमेरिका की फौज में जो शहीद होते हैं इराक अफगानिस्तान जाके, वो सारे पुअर बैकग्राउंड से ज्यादातर लोग हैं, ठीक है। उनके कोई स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। यस सर। तो ये वहां पे इसलिए यूज की जाती है। तो इसलिए वहां पे पॉपुलर हुई क्योंकि उनकी फौज में भर्ती ऐसे लोग होते थे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी हाँ जी। सर फोर्थ क्योट। Words are not trenchous and powerful than we think. देखो हम कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। इसका कहना है कि शब्दों में इतनी ताकत नहीं होती जितना हम उससे बना लेते हैं। वो कैसे? किसी ने तुम्हें कोई शब्द बोले, तुम उन्हें परसीव कैसे करते हो, तुम उन्हें कैसे समझते हो और अपने मन पे कैसे लेके जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम उनकी बातों को अपने ऊपर चुभने ही नहीं दोगे, उनमें वो पावर ही नहीं रहेगी उन शब्दों में, जो मर्जी बोली जाए। अगर तुम उनके चीजों को हर्ट होने दोगे तो अपने आप वो चीजें बढ़ जाएगी। ठीक अच्छा है सर। सॉरी, नहीं मैंने कोड गलत पढ़ी है, ठीक है। थैंक यू दीक्षा, करेक्ट किया। वर्ड आर मोर ट्रेंचियस एंड पावरफुल देन वी थिंक। सॉरी यहाँ पे मोर था, मैं उल्टा मतलब समझा गया। और मैं कहाँ मैं से ढूंढे जा रहा हूँ सर कोड, मैंने कहा ये कौन सा पढ़ दिया। सॉरी मैंने ऊपर वाला नॉट साथ में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसका मतलब उल्टा हो गया। किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है उसका मतलब वैसे बनता है। सॉरी, वर्ड्स आर मोर, मैंने ऊपर नॉट भी बीच में पढ़ लिया, आर मोर ट्रेंचियस एंड पावरफुल देन वी थिंक। तो शब्दों में वो फिर वही वाली कोट हमेशा सही है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, ठीक है।
किसी चीज को तभी शब्द कहते हैं कि सोच के बोलने चाहिए, किसी को बहुत बुरी तरह भी चुप सकते हैं। और जैसे आपके मोहम्मद अली जिन्ना का कहना है, मोहम्मद अली जिन्ना का मैं यहाँ पे कोट लूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि जो मैंने पाकिस्तान के लिए फ्रीडम ली है वो मैंने सिर्फ अपने टाइपराइटर से ली है, ठीक है। द एंटायर फ्रीडम दैट आई हैव टेकन फॉर पाकिस्तान इज थ्रू माय एफर्ट्स एंड माय टाइपराइटर। तो टाइपराइटर में है क्या शब्द, तो मोहम्मद अली जिन्ना कहना था कि जो मैं लिखता हूँ वो इतना पावरफुल है, उसने पूरा पाकिस्तान बना दिया। तो यहाँ से वो भी जोड़ सकते हैं। सर जो थर्ड लास्ट है वो तो बहुत नेगेटिव जिहा हुआ। All human actions are equivalent and all are on principle doomed to failure। हाँ, तो मैंने कहा ना इस बंदे ने सुसाइड कमिट किया था, तो इसने यही बोला है कि सारे एक्शंस, ह्यूमन एक्शंस एक ही तरफ अल्टीमेटली जाते हैं, वो है इंसानियत की तरफ फेलियर होगा जो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना ये लाइफ में बहुत ही ज्यादा बाय द एंड डेट से बहुत ज्यादा नेगेटिव होता गया, और अल्टीमेटली इस बंदे में इतना डिप्रेशन आ गया, एक बंदे जॉन पॉल सार्टे ने सुसाइड कमिट किया था। तो ये सैड रियलिटी है इस बंदे की। ठीक है सर। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे कोट्स। कोई और कोट में कोई डाउट है? तो जो अभी मैंने किया था, पहले एक कोट को दो तरीकों से पढ़ दिया था। आपको ऐसे में भी कोई क्वेश्चन आए, उस ऐसे को और किसी रेलिवेंट टॉपिक या किसी चीज से जोड़ देना, और ऐसे ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। यही तरीका होता है ऐसे लिखने का। तुम अपने वर्ड्स को कितने अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो, वही ऐसे है। 150 नंबर ऐसे ही आएंगे। यही स्ट्रैटेजी मैंने हमेशा रखी।